आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है हमारा वाउचर। 11th क्लास के अंदर वाउचर का अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं तो जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा फर्स्ट टर्म का, इसके अंदर आपके जो चैप्टर है इसमें 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो इस वाले टॉपिक से रिलेटेड होगा या दूसरे वाले टॉपिक से। तो ये क्या टॉपिक है ये भी समझेंगे हम अच्छे से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कि वाउचर क्या होता है, तो मेरा जवाब, अगर मैं किसी से, अगर मुझसे आप पूछते हो कि सर वाउचर क्या है, तो मैं वाउचर एक डॉक्यूमेंट है। दूसरा क्वेश्चन रेज होता है, सर ये डॉक्यूमेंट क्या है फिर। अब पहले हमें डॉक्यूमेंट को समझना होगा तभी हम वाउचर को समझ सकते हैं। और वाउचर बनाया क्यों जाता है? एक एविडेंस के लिए, प्रूफ के लिए। कैसे कैसे वो देखते जाएंगे। देखो, डॉक्यूमेंट का मतलब सिंपली हमारे माइंड के अंदर एक डॉक्यूमेंट का मतलब हम क्या समझते हैं कि अगर मेरा 10th का सर्टिफिकेट है, 9th का मार्कशीट है, अगर उसे किसी फाइल में रख दें और उस फाइल को अगर मैं हाथ में रख लूं तो कोई मुझसे पूछे क्या ले जा रहा है, तो मैं बोलूंगा मेरे डॉक्यूमेंट है ये। यानी 10th का सर्टिफिकेट है, उसको हमने किसका नाम दे दिया? डॉक्यूमेंट का। लेकिन वही आप इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडी के नोट्स को रखते हो किसी फोल्डर या किसी फाइल में, कोई पूछे क्या ले जा रहे हो तो आप बोलोगे नोट्स है ये। यानी उसको क्या नाम दे दिया? नोट्स का। वही चीज आप एटीएम में से पैसे विड्रॉन करते हो, वहां से स्लिप निकलता है, बोलते हो क्या निकल गया? पर्ची निकल गई या रिसिप्ट निकल गया। वही चीज आपने कहीं से कोई सामान खरीदा या कोई सामान बेचा, सामान खरीदा या बेचा सपोज करो, तो वहां से जो आपको बिल मिलता है तो ये क्या है? पर्ची है या बिल है? खरीदा था उसका बिल है। मोबाइल फोन खरीदो, ये क्या है? बिल है। लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एनी पेपर, कोई भी पेपर जो मेरे लिए नीडफुल है, मेरी जरूरत के लिए है, उसे मैं डॉक्यूमेंट का नाम दूंगा। सपोज करो ये पेपर है, इस पेपर पे मैंने कुछ स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स मेंशन किए हुए हैं। मेरे हिसाब से ये आप में से किसी स्टूडेंट के लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये काम का, इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे डॉक्यूमेंट बोलूंगा। फॉर मी इट इज अ डॉक्यूमेंट। एंड आपके लिए एक रद्दी है ये, आपके लिए एक कूड़ा है बिल्कुल। सपोज करो मेरे पास ये कुछ 11th क्लास के नोट्स हैं, थर्ड चैप्टर से रिलेटेड कुछ नोट्स है 11th क्लास के। आप सबके लिए इंपॉर्टेंस है ये, आप सब इसे पढ़ने वाले हो, आप सबके काम आएगा ये, आपके लिए डॉक्यूमेंट है। मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, तो मेरे लिए क्या है? ये डॉक्यूमेंट है। एटीएम में से आपने पैसे निकाला, स्लिप गिर गया, मैं पीछे लाइन में लगा हूं, आपका स्लिप गिर गया, आपने स्लिप को क्या करा? क्रश किया और ऐसे फेंक दिया। मेरे लिए वो जो आपका स्लिप किसी काम का नहीं है, तो क्या मेरे लिए वो डॉक्यूमेंट है? नहीं। लेकिन वो आपके लिए डॉक्यूमेंट है, वो आपके काम की चीज है। तो सिंपल मीनिंग में बोलूं तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ पेपर जो कि मेरे जरूरत के लिए, मेरे नीड्स के लिए है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, उसको मैं किस नाम से बोलूंगा? डॉक्यूमेंट। तो जो आप नोट्स लेके जाते हो, एग्जाम्पल आपका क्या है? वो डॉक्यूमेंट है। जो आप 10th या 9th का सर्टिफिकेट है वो क्या है आपके लिए? यानी जो जरूरी है, आपके ब्रदर का 10th का सर्टिफिकेट या ब्रदर का आपका कोई भी मार्कशीट वगैरह है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, जानते हो नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी क्या बोलोगे? डॉक्यूमेंट। आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहां पे बायोडाटा या रिज्यूम बोलते हैं जिसको, वो देते हो, तो वो फाइल आपके लिए डॉक्यूमेंट है। लेकिन आपका रिज्यूम मेरे किसी काम का नहीं लिए, तो मेरे लिए क्या है? वो एक तरीके का रद्दी है। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट, मैंने बोला कि एवरी डॉक्यूमेंट इज अ वाउचर। मतलब वाउचर क्या होता है? वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट। वाउचर क्या है? हमारा एक डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट क्या है? एनी काइंड ऑफ पेपर जो कि मेरे लिए हेल्पफुल है, उसे क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट। लेकिन हम सीख रहे हैं अकाउंटिंग, रियल लाइफ की तो बात कर नहीं रहे हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें करेंगे। तो 11th क्लास के अंदर डॉक्यूमेंट जो बोला गया वो सिर्फ इन 7 दस्तावेजों को बोला गया, 7 पॉइंट्स को बोला गया, 7 स्लिप्स को बोला गया, जो मैंने यहाँ बोर्ड पे मेंशन किया है। इसको एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यानी जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई पेपर है वो मेरा डॉक्यूमेंट है। अगर मैं किसी बिजनेस का ऑनर हूं और मान लो मैं बिजनेस का ऑनर हूं और मेरा बर्थडे सर्टिफिकेट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है,
वो डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन किसी को मैंने सेल्स किया, वो बिल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, उसके लिए वाउचर भी बोल सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। मैंने अपने घर के लिए कोई सामान खरीदा है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई काम। तो डॉक्यूमेंट में देखो, अब सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, और इसको हम सपोर्टिंग भी बोलते हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट या सोर्स ऑफ वाउचर। 7 पॉइंट है जिसको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले पॉइंट को मैंने लिखा हुआ है यहां पे कैश मेमो। तो कैश मेमो होता क्या है, बस आपको समझना है और सुनना है, फिर मैं रीड करके भी बता दूंगा। व्हाट इज द कैश मेमो? कैश मेमो होता है जब कभी भी कोई दुकानदार किसी भी कस्टमर को सामान बेचता है, तो कस्टमर ना उससे बोलता भैया बिल तो दे दो, और जब कस्टमर को सामान बेचा गया कैश में, तो जो मैं उसको बिल दूंगा उसे बोलेंगे कैश मेमो। मैं कई बार कहीं पे फूड आइटम खाने जाता हूं, वहां पे तो उधार चलता नहीं बाहर। मैंने खाया और मेरी आदत है कि मैंने फूड आइटम खाया, मैंने बोला भैया कितना हो गया पेमेंट, उसने बोला सर 200 रुपए का, मैंने बिल दे दो, उसने बिल दे दिया 200 रुपए, कैश मेमो है। कई जगह पे तो मैं देखता हूं, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाओ तो एक डायरी के टाइप में डाल ला के देते हैं वो, तो उसके ऊपर देखना कभी उस पर्ची के ऊपर या तो नॉर्मल डायरी का पेज होगा या उसके ऊपर कैश मेमो लिखा होगा नगद में। तो कैश मेमो क्या होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक दुकानदार जब कभी भी सामान को कैश में बेचता है तो उसे कैश मेमो बोला जाता है। कैश मेमो में होता क्या क्या है, कैश मेमो में डिटेल ऑफ गुड्स होता है, जैसे क्वांटिटी, जैसे नेम ऑफ आइटम, जैसे अमाउंट ऑफ आइटम, ये सारी चीजें क्या होगा कैश मेमो में। कैश मेमो हमारे किस काम की चीज है, मैंने सामान कैश में बेचा है वो मेरे लिए प्रूफ है, आपने सामान कैश में खरीदा है वो आपके लिए, सामान कैश में बेचा गया ये प्रूफ है, और परचेजर के लिए कैश में सामान खरीदा ये प्रूफ है। इसके 2 कॉपी होते हैं, एक पीछे कार्बन कॉपी होता है और एक फ्रेश कॉपी होता है। जो आपको कॉपी दिया जाता है ग्राहक को वो ओरिजिनल होता है, और जो मैं रिटेन कर लेता हूं कार्बन कॉपी के साथ बाद वाला उसे डुप्लीकेट कॉपी बोलते हैं। ठीक है, तो सर अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, सर ये सारे वाउचर तो चलो कैश मेमो में मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया, लेकिन कैश मेमो का काम क्या है? अब हर बिजनेसमैन के अंदर सपोज करो कोई भी पर्सन है, अगर मैं एक अकाउंटेंट को हायर करता हूं, एक अकाउंटेंट को हायर करता हूं तो मेरा पर्पस क्या होगा, मेरा अकाउंटेंट जो है मेरे बिजनेस के अच्छे से सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को अच्छे से लिख कर रखे, मुझे साल के एंड में प्रॉफिट बताए, मुझे साल के एंड में सेल्स बताए, मुझे साल के एंड में एक्सपेंस बताए, सारी चीजें बताए, यही उम्मीद करूंगा। लेकिन अकाउंटेंट बैठा है, उसे कोई कुछ बता ही नहीं रहा, तो क्या वो कुछ लिख पाएगा, अपनी अकाउंटिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब अकाउंटेंट एक अलग है और खर्च करने वाला अलग पर्सन होता है। मान लो मेरा सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर आया और उसने सामान बेचा, सेल्समैन ने सामान बेचा, सामान बेचने के बाद बिल है, बिल लाके अकाउंटेंट को बोला ये लो भाई अकाउंटेंट आज की सेल्स। अब अकाउंटेंट क्या करेगा, उसको लिखना स्टार्ट करेगा, यानी अकाउंटेंट के पास पहले बिल आएगा, उस बिल को वाउचर बोलेंगे, फिर वो लिखना स्टार्ट करेगा, तो जिस पेपर पे लिखेगा उसको अकाउंटिंग वाउचर बोलेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, जब कभी भी हमने कोई सामान खरीदा और खरीदने के बाद अब जब अकाउंटेंट के पास बिल आएगा तो वो कोई डॉक्यूमेंट बनाएगा, चाहे जर्नल एंट्री करे, चाहे परचेज बुक बनाए, चाहे सेल्स बुक बनाए, तो वो जो बनाएगा वो डॉक्यूमेंट उसको बोलेंगे अकाउंटिंग वाउचर। ये वाउचर इसकी मदद करता है, इसकी मदद क्या करता है, क्या क्या काम हुआ है उसके बारे में इसको बताएगा, और उस डिटेल के बिहाफ पे ही वो आगे अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे इनकम की डिटेल, सारे खर्चे की डिटेल प्रिपेयर करेगा। तो सबसे पहले वाउचर होगा या पहले अकाउंटिंग वाउचर होगा? पहले वाउचर, फिर उसके बिहाफ पे क्या बनेगा, अकाउंट। ये एक तरीके के सबूत है, एविडेंस है। कल के दिन मान लो मैंने किसी कस्टमर को सामान बेचा है, बेचने के बाद वो कस्टमर आ जाता है कि आपने तो मुझे सामान बेचा ही नहीं कोई भी, तो मेरे पास तो प्रूफ है, मैं बिल दिखा सकता हूं। या इनकम टैक्स वाला मेरे पास आता है, बोलता है आपने जो सेल्स दिखाया ये बोगस सेल है। बोगस सेल का मतलब होता है फेक सेल। आप अपने सेल्स को बढ़ा के, अपने प्रॉफिट को बढ़ा के इन्वेस्टर को धोखा देना चाहते हैं।
मैंने बोला सर ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये सेल्स हमारे सारे एक्चुअल सेल्स है। बोला सारा कैश में बेचोगे? मैंने बोला हाँ, ये देख लो आप। उसने बोला हम नहीं मानते, कोर्ट में चलो। मैंने बोला चलो कोर्ट में। जज को बोलूंगा सर ये देखो मेरा कैश मेमो, ये सारा कैश में सेल्स, और इसे चेक कर सकते हो। तो क्या मेरा ये एविडेंस है? एक एविडेंस के तरीके से भी काम करता है। तो कैश मेमो सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ये 7 पॉइंट, और अकाउंटिंग वाउचर अकाउंटेंट बनाएगा, वो 3 पॉइंट होते हैं, वो हम अभी देखेंगे। डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर एंड ट्रांसफर वाउचर, वो अलग है हमारा। तो हम एक एक पॉइंट को देखें। तो कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो जब कभी भी हम किस में सेल्स करेंगे, कैश में या क्रेडिट में? कैश में सेल्स करेंगे। तो जब कैश में, तो इसके अंदर कैश मेमो में होता क्या है? डिटेल। डिटेल किसका? गुड्स का, क्या सामान बेचा, कितने का बेचा। और ये किसको दिया जाता है? हमारे पार्टी। जैसे आप मुझसे सामान खरीदते हो ना, तो मैं आपको कस्टमर बोल सकता हूं, और एक थोड़ा सा और अकाउंटिंग लैंग्वेज में आपको पार्टी भी बोला जाता है। ठीक है, कौन है? पार्टी आई हुई है। जैसे कि कई बार प्रॉपर्टी डीलर वाले यूज करते हैं ज्यादातर ये वर्ड। मकान लेने जाओगे, अरे पार्टी बैठी हुई है, उसके लिए दिखाओ उसका सामान जल्दी से, जो भी है वो यूज करते हैं। तो आप कैश मेमो क्या होता है, कब बनाया जाता है कैश मेमो? व्हेन प्रिपेयर कैश सेल्स, और इसके अंदर क्या होगा? गुड्स का डिटेल। और इसकी कितनी कॉपी बनेगी? 2 कॉपी। दो कॉपी बनाई जाएगी। एक होगा परचेजर के पास यानी कस्टमर के पास, और एक होगा सेलर के पास। सेलर कौन सा रखेगा? डुप्लीकेट, और उसके पास ओरिजिनल रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग हमारा कैश मेमो का है। कैश मेमो जब कभी भी नगद में सामान बेचा जाए तो व्हेन प्रिपेयर हम क्या करेंगे? कैश मेमो। क्या सामान हमेशा कैश में, उधार में भी तो बेचा जा सकता है। जब उधार में बेचेंगे तो हमारा बनेगा इनवॉइस। जब उधार में बेचते हैं सामान, किस पे बेचा जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट सेल्स होगा। जब क्रेडिट सेल्स होगा तो हम बनाएंगे इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब होता है वैसे बेसिकली बिल। किसी भी सेल्स या परचेज के बिल को हम इनवॉइस का नाम देते हैं। लेकिन यहां पे वाउचर के अंदर जब हम कभी भी क्रेडिट में सेल्स करेंगे तो क्या होगा? इनवॉइस। जब हम क्रेडिट में सेल्स करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि मैंने किसको बेचा। तो हमें जिसको बेचा है डिटेल रखेंगे। किसका डिटेल होगा हमारे पास? दोनों का। एक तो मेरे पास पार्टी का भी डिटेल होगा, और एक गुड्स का भी डिटेल रखना पड़ेगा। अब कैश मेमो में पार्टी का डिटेल नहीं रखते। आप कहीं पे गए, मान लो आप कहीं पे फास्ट फूड खाने गए, आपने खाना खाया या किसी रेस्टोरेंट में खाया, वो थोड़ी पूछेगा भाई साहब आपका नाम, आपके फैमिली का नाम। उसने तो बस बिल दिया, आपने पेमेंट दिया, उठे और चल दिए। लेकिन उधार करोगे तो फिर उसको सारा डिटेल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको उससे कल पैसे लेना है। इनवॉइस कब बनाएंगे? जब सामान को क्रेडिट पे बेचा जाएगा। इसमें क्या क्या डिटेल होगा? पार्टी का भी डिटेल होगा और गुड्स का। पार्टी का क्या? नेम, एड्रेस हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है। गुड्स में क्वांटिटी, रुपीस कितने रुपए का है, जीएसटी, और ये सारी चीजें इसमें डिटेल रहेगा। तो देखो हमने 2 वाउचर देखा, एक देखा कैश मेमो, एक देखा कैश मेमो कैश सेल्स के लिए, और इनवॉइस का किसके लिए? क्रेडिट का मतलब उधार बेचने के लिए। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। एक है रिसिप्ट। मैं आपको फी स्लिप देता हूं। जब मैं आपको फी स्लिप देता हूं तो उसके ऊपर ध्यान से देखो तो लिखा होता है रिसिप्ट, बिल नंबर वगैरह रिसिप्ट लिखा होता है, फिर रिसिप्ट। तो रिसिप्ट किस लिए होता है? जब कभी भी मैं किसी से कैश में पैसा लूं, चाहे किसी से चेक में पैसा लूं, कैश रिसीव करूंगा जब मैं, तो ये प्रूव होता है कि मैंने आपसे पैसे रिसीव किया है, और इसी को बोलते हैं रिसिप्ट। और एक स्लिप मैं रखूंगा अगेन, और एक आपको दूंगा। मैं कार्बन कॉपी लगा के फी स्लिप काटता हूं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास अगर फी स्लिप की अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये देखो, ये फी स्लिप है। अब फी स्लिप में अगर मैं इसका ओरिजिनल कॉपी दिखाऊं, ये व्हाइट वाला मैंने कुछ ऐसे बनवाया। इसके ऊपर अगर ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है फी रिसिप्ट।
मैं आपसे पैसे लूंगा और इसके ऊपर मैं आपकी सारी डिटेल फिल करूंगा, नाम, नेचर ऑफ पेमेंट, एसएससी के बच्चे हो या 11th क्लास के हो या कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, सारी डिटेल रखूंगा। उस डिटेल को सारा फिल करने के बाद मेरे सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर, ये मैं यहां से क्या करूंगा, हटा के यहां से फाड़ के आपको दे दूंगा। इसके पीछे कार्बन कॉपी रहेगा, ये वाला जो येलो वाला है ना, ये मेरा होगा, क्योंकि इस पे जो सीरियल नंबर है 685, वही सीरियल नंबर मुझे इस पे मिलेगा 600। आप कल के दिन बोलते हो सर मैंने आपको फीस दे दिया, मैं बोलूं बिल नंबर बता दो, आप बताओगे बिल नंबर 685, मैं देखूं हाँ 685 में आपने पेमेंट कर रखा है। तो फिर इस रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट बेसिकली प्रूफ होता है जब कभी भी मैं आपसे पैसे रिसीव करता हूं, किसमें, कैश में या चेक में, तो ये प्रूफ होता है कि मैंने आपसे पैसे लिया, और आपके पास भी ये प्रूफ होता है कि आपने मुझे पैसे दे दिए हैं। इसके अंदर क्या क्या होगा, रिसिप्ट कब होगा बताओ, जब हम कैश में या चेक में रिसीव करेंगे। और इसके अंदर क्या क्या डिटेल होगा, डिटेल होगा पार्टी का। क्या गुड्स का डिटेल होगा इसमें, नहीं, गुड्स का डिटेल तो इनवॉइस या फिर कैश मेमो में, इसमें पार्टी का डिटेल होगा। नाम, एड्रेस भी हो सकता है, फोन नंबर भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसे बोलते हैं रिसिप्ट। यानी व्हेन आई एम रिसीव पेमेंट, तो मैं क्या इशू करूंगा, रिसिप्ट। इसके बाद पे इन स्लिप है। मैं पहले 3 पॉइंट को फिर से समराइज करता हूं। कैश मेमो, कैश मेमो कब होगा, जब कैश में सेल्स होगा। इसके अंदर डिटेल किसका होगा, गुड्स का, और 2 कॉपी प्रिपेयर करेंगे। इनवॉइस कब होगा, क्रेडिट सेल्स पे, डिटेल होगा पार्टी और गुड्स, कितने कॉपी, यहां पे भी 2 कॉपी, एक मैं रखूंगा एक। इसके बाद रिसिप्ट क्या होगा, कैश या चेक जब रिसीव करेंगे, और यहां डिटेल होगा किसका, पार्टी का। तो मैं डिटेल लिख दूं पहले, डिटेल होगा इसके अंदर पार्टी का, ठीक है। पार्टी का क्या होगा, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद करते हैं पेन स्लिप। पेन स्लिप क्या होता है, जब कभी भी हम बैंक में पैसा जमा करवाने जाते हैं या चेक को जमा करवाने जाते हैं, एक ही फॉर्म होता है हर किसी बैंक का, पैसे जमा करने का भी और चेक जमा करने का भी। तो जो स्लिप बैंक में हम फिल करते हैं, उसके अंदर क्या क्या फिल करते हैं स्लिप में, जो भी बैंक में स्लिप, कुछ इस तरीके से स्लिप होता है हमारे बैंक का कुछ इस तरीके से स्लिप रहता है। इसके 2 पार्ट होंगे, सेम यहां पे बॉक्स 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 बना होगा, और इस साइड भी बॉक्स 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 बना होता है, और यहां पे कुछ करेंसी डिटेल होगा और चेक डिटेल होगा इस तरीके से। अगर एसबीआई है तो यहां बैंक का नाम लिखा होता है एसबीआई, अगर एक्सिस बैंक है तो बैंक का लिखा होगा एक्सिस बैंक। तो ये हमारा क्या है, फी स्लिप। अब जैसे ही आप, मैंने फीस मैंने क्या करा, सॉरी फी स्लिप मैंने बोल दिया, पे इन स्लिप। मैं बैंक में गया 5,000 रुपए जमा करना, तो मैं अपना अकाउंट नंबर लिखूंगा, अपना नाम लिखूंगा, और इधर वाले पे भी भरूंगा और इधर वाले, दोनों सेम रहेगा हमारा। जो डिटेल यहां भरते हैं वही डिटेल। उसके बाद भरने के बाद मैंने सामने जो भी कैशियर है उसको दे दिया, चाहे सर हो चाहे मैडम हो, मैंने दे दिया। वो क्या करेंगे, मेरा अकाउंट नंबर कंप्यूटर में फीड करेंगे, फीड करने के बाद एंट्री करेंगे, देखेंगे ओके है, फिर इस पे स्टैंप लगाएंगे। स्टैंप हमेशा याद रखना बीच में लगाते हैं वो, और 1-2 स्टैंप लगा देते हैं वो, कई बार तो 2-2 लगा देते हैं। स्टैंप बीच में इसलिए लगाते हैं कि कल के दिन आप इसमें अमाउंट चेंज करके लिए हो, क्योंकि फी स्लिप पे कोई नंबर, पेन स्लिप पे कोई नंबर नहीं होता। आपने क्या करा, सर मैंने तो 1 लाख जमा किया था, आपने 10,000 लिखा, ये देखो गलती कर रखी है आपने। मैं बोलूंगा लाओ स्लिप, और जो मेरे पास स्लिप पड़ा हुआ आपके नाम से उसको जोड़ के देखूंगा क्या स्टैंप जुड़ रहा है वो। अगर उसका स्टैंप इसका स्टैंप अलग अलग है, मैं बोलूंगा ये स्लिप तो मैंने दिया ही नहीं है, क्योंकि इसका बाद वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा तो मेरे पास होगा और ये वाला टुकड़ा आपको दे दिया जाएगा। तो मैं ये वाले टुकड़ा जब भी दूंगा ना तो साइन करके दूंगा मैं। तो जब मैं साइन करके, जब आपने मुझे स्लिप भर के दिया और मैंने साइन करके उसी टाइम आपको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, इसको बोलते हैं काउंटर फ्यूल। काउंटर फ्यूल क्या होता है, जब आप, मैंने स्लिप रिसीव करा उसी टाइम सिग्नेचर करके रिटर्न कर दूं तो उसको बोलते हैं काउंटर फ्यूल। तो पे इन स्लिप क्या होता है, पे इन स्लिप जब कभी भी हम बैंक में जिस फॉर्म को भर के पैसे जमा करवाते हैं या चेक को जमा करवाते हैं उसे क्या बोला जाता है, पे इन स्लिप। लेकिन अब चेक को जमा करने के 2 तरीके हैं।
या तो चेक मैं काउंटर पे जमा करवा दूं या चेक को ड्रॉप बॉक्स में डाल दूं। ये ड्रॉप बॉक्स क्या होता है? हर बैंक के अंदर एक लॉकर बनाया होता है, इनफैक्ट एटीएम में भी जाओगे तो वहां भी मिल जाएगा। उसके अंदर एक ताला लॉक लगा होता है। उसमें जब आप चेक को डाल देते हो तो फिर अगले दिन बैंक का ऑफिसर आता है और उसको चेक को निकालता है और फिर आपके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करता है। तो लॉक बॉक्स या ड्रॉप बॉक्स के केस के अंदर जब आप स्लिप डालते हो भर के तो उसमें से कुछ निकलेगा नहीं आपका। तो यहां पे काउंटर फ्यूल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। काउंटर फ्यूल कब होगा? जब हम काउंटर पे जाएंगे पूरा। ठीक है। तो पे इन स्लिप क्या होता है? पैसे जमा करने वाला फॉर्म, जिसे हम नॉर्मल बोलचाल में बोलते हैं, उसी को पे इन स्लिप बोला जाता है। यहां पे मेन क्या क्या होगा इसके अंदर? पे इन स्लिप के अंदर सबसे पहले मेंस इसके अंदर जमा क्या क्या हो सकता है? कैश हो सकता है या चेक, डिपॉजिट हो सकता है। इसके अंदर क्या क्या लिखा होगा? डिटेल। डिटेल किसका लिखा होगा? पार्टी का, यानी जो हम जमा करवा रहे हैं। क्या क्या डिटेल हो सकता है? कोई पूछ ले भाई डिटेल बताओ। अकाउंट नंबर होगा, फोन नंबर होगा, सिग्नेचर होगा, उसका पूरा नाम होगा, करेंसी का डिनोमिनेशन होगा कि 200 के नोट है कि 500 के नोट है, डेट होगा, यही सारी चीजें होती है आपके। ये सारी चीजें लिखेंगे। इसके बाद ये वाला हमारा वापस रिटर्न मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा तो काउंटर फ्यूल है, नहीं मिला तो काउंटर फ्यूल नहीं है। तो अभी देखो मैंने कितने पार्ट कवर करे? 4। कैश मेमो कब इशू करेंगे? आप बिजनेसमैन हो, कब दोगे कैश मेमो? जब कैश सेल्स करोगे। इसमें क्या क्या लिखोगे? सारी डिटेल ऑफ गुड्स। इनवॉइस कब दोगे? जब क्रेडिट सेल्स होगा। क्या लिखोगे इसमें? पार्टी का डिटेल भी और गुड्स का डिटेल भी। कितने कॉपी बनाओगे? 2। एक ओरिजिनल कस्टमर को डुप्लीकेट रिटेन करेंगे। इसके बाद है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है? जब कभी भी आप किसी से पैसे कैश में या फिर चेक में रिसीव करोगे तो क्या इशू करोगे? रिसिप्ट। और रिसिप्ट में क्या होगा? पार्टी का डिटेल होगा। कितनी कॉपी होगी? 2 कॉपी होगी, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। ओरिजिनल हम जिसने पैसे दिए हैं, जिससे रिसिप्ट किया है, उसको दे देते हैं। और ये बनाया क्यों जाता है कैश मेमो? ताकि हमारे पास प्रूफ हो, एविडेंस हो कि मैंने सामान बेचा है नगद में, और खरीदने वाले के पास भी प्रूफ हो कि उसने सामान खरीदा है। और इनवॉइस भी सेम, उसलिए कि मेरे पास प्रूफ हो कि मैंने सामान बेचा है क्रेडिट पे और उसने खरीदा क्रेडिट पे, यानी पेमेंट से रिलेटेड। रिसिप्ट भी प्रूफ है कि आपने मुझे पेमेंट दिया है। क्योंकि कई बार मान लो मैं कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता, मैंने सबका नेम कॉल किया, आपने बोला सर मैंने पैसे दे दिए फी, मैंने बोला रिसिप्ट दिखाओ। अगर आप रिसिप्ट नहीं दिखा पाते तो मैं मान लूंगा कि आपने पैसे नहीं दिए हुए। तो ये रिसिप्ट है। पे इन स्लिप बैंक में पैसे जमा करवाने के काम आता है। इसके बाद हमारा है चेक। चेक हर किसी ने देखा होगा। चेक का फॉर्मेट कुछ मैं बताऊं तो चेक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। जैसे कि सपोज करो यहां नेम और यहां पे लिखा होता है पे, और यहां पे अगर एसबीआई है तो एसबीआई बैंक का नाम, कहीं भी हो सकता है, ऊपर हो सकता है, इधर हो सकता है। और जो अमाउंट है ना उसको कॉलम में भी लिखा जाता है, यानी वर्ड में और नंबर में, दोनों में। इसके बाद यहां पे सिग्नेचर होता है। इस तरीके का चेक होता है। तो चेक जो होता है वो एक तरीके से डिमांड ड्रॉ किया जाता है। हम चेक के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल एक तो अगले चैप्टर में भी थोड़ा देखेंगे, और चेक के बारे में डिटेल हमारा एक चैप्टर ही पूरा है बिल ऑफ एक्सचेंज, वहां पे देखेंगे। तो चेक क्या होता है? ऑन डिमांड पेमेंट पे होता है। जैसे मुझे अभी पैसे चाहिए या आज कल पैसे चाहिए मुझे सुबह, मैं इस चेक को काटूंगा और मैं पैसे ले सकता हूं। ये किससे पैसे लेने की बात करते हैं? बैंक से। बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। किसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है? बोलता है बैंक मुझे पैसे दो, इसलिए बैंक का नाम है यहां पे साइन करके पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। तो चेक को थोड़ा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए पहले आप मेन पॉइंट 4 जो मैंने लिखे हैं यहां पे, टोटल तो 7 है, 7 में से मैंने 4 पॉइंट कवर कर लिए। इस 4 पॉइंट को समझ में आ गया क्या है? इसको एक बार हम बस थ्योरेटिकल रीड करेंगे, और रीड करने के बाद हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 4 पॉइंट में। ये बाकी के जो रह गया चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, हम इसे बाद में कवर करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग
वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर कब बनता है? जब हमारे पास सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट या वाउचर आएगा तब बनाएंगे। इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। मान लो अकाउंटेंट ने बोल दिया, अकाउंटेंट ने वाउचर बना लिया कि 10 लाख रुपए का सेल्स है नगद में। अकाउंटेंट ने वाउचर आया, मैनेजर आया, यार 10 लाख का सेल्स ऐसे ही लिख दिया अपनी मर्जी से। बोलेगा नहीं सर, मेरे पास वाउचर है, कैश मेमो है मेरे पास, उसके पीछे स्टेपल होता है। जैसे उसने अगर बेचा है तो उसने मान लो ये वाउचर बनाया, ये वाउचर है। हर किसी का अलग अलग वाउचर बनता है, जब आप जॉब करोगे कहीं तो मिलेगा आपको। ये वाउचर बनाया, इसमें लिखा 10 लाख का सेल्स। मैंने बोला अरे यार 10 लाख का सेल्स कब हो गया? उसने बोला सर ये रहा ना, इसके पीछे स्टेपल करके रखूंगा। कौन सा मेमो? कैश मेमो। इसमें किस चीज की डिटेल है? गुड्स सेल्स की। मैंने बोला सर ये देखो, ये वाला सेल्स 10 लाख रुपए का किया है आपने, और वही चीज मैंने यहां लिखा है, तो मेरी कोई गलती? तो ये क्या हमारे इसको सपोर्ट कर रहा है? इसलिए इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे अभी। तो एक बार फटाफट से आप एक बार नोट करिए, फिर हम इससे थ्योरी पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा है हमारे इसके कंटेंट में, बुक के अंदर। कि अभी देखा हमने कि कैश मेमो क्या है। अब कैश मेमो का डेफिनेशन देखो आपके बुक में क्या मेंशन है कि कैश मेमो क्या है। लिखा है इसने, कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय ए सेलर। अभी मैंने बताया था कैश मेमो कौन बनाएगा? सेलर बनाएगा। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब गुड्स को बेचा जाएगा। लेकिन पॉइंट है कि किसमें? अगेंस्ट कैश में। यहां तक पॉइंट क्लियर हो रहा है? इसके बाद इट हैज डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां तक क्लियर है? उसके अंदर डिटेल होगा। किसका डिटेल होगा? गुड्स का। क्या क्या होगा? क्वांटिटी, रेट, ईच आइटम एंड टोटल अमाउंट रिसीव। बिसाइड, इसके ऊपर सिग्नेचर भी होगा, डेट भी हो सकता है, डेट होगा बिसाइड मतलब उस पे, और ट्रांजैक्शन एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन। अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकता है? बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, लिख सकते हैं वो कैश मेमो पे। अदर टर्म्स एंड कंडीशन इफ एनी, अगर है तो होगा, नहीं तो जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट पे टर्म्स एंड कंडीशन हो। इट इज एन एविडेंस, ये एक सबूत होता है। फॉर अ परचेजर, परचेजर के लिए क्या सबूत होगा भाई? कि उसने सामान को खरीदा है। कैसे खरीदा है? कैश में खरीदा है। एंड गुड्स परचेज अगेंस्ट कैश, ये प्रूफ होगा। एंड फॉर सेलर इट्स एविडेंस फॉर सेल, किसमें? कैश में। इसको कैश में इसने क्या करा? बेच दिया। इसके बाद मैं स्पेसिमेन की बात करूं तो कैश बुक का, अगर मैं कैश मेमो का, स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना, तो ये कैश मेमो का स्पेसिमेन है। इसके अंदर अगर मैं कैश मेमो का स्पेसिमेन की बात करूं तो देखो, सबसे पहले टैक्स इनवॉइस लिख रखा है, लिखो या मत लिखो, यहां ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कैश मेमो। अब किस कंपनी का है वो भी होगा। जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूं ABC लिमिटेड, यहां पे आपके बुक में भी मेंशन है, आपके बुक से ही कॉपी किया हुआ है ये, छाबरा सिल्क एंड साड़ी लिमिटेड के नाम से है। इसके बाद होलसेलर, उसका ये किसका सारा डिटेल है? सेलर का, मतलब के कस्टमर का या दुकानदार का? दुकानदार का डिटेल है। उसके बाद यहां पे वाउचर नंबर होगा। कौन सा वाउचर नंबर? 101 है, 100। इसके बाद यहां पे डेटेड होगा, किस डेट पे बेचा गया। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल इसने 10 साड़ी बेचा है, 1000 रुपए का एक, तो कितने का बेच दिया? 10,000। ऐसे ही 4 सॉल बेचा है इसने, 4000 टोटल हो गया। इसके ऊपर GST लगा के यहां पे, और यहां पे सिग्नेचर कर दिया उस, यहां पे क्या करा उसने। और गुड्स, नीचे टर्म्स एंड कंडीशन, गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन, एक बार सामान बेच दिया जाएगा तो उसको वापस नहीं लिया जाएगा। समझ में आया कैश मेमो? अपने बुक में भी देखो फटाफट से, फर्स्ट पॉइंट ही है। 2 मिनट देता हूं, पढ़ के फटाफट से इसको बताओ, कोई डाउट है तो। क्या होता है? मैंने बताया था अभी कि इनवॉइस जब सामान उधार में बेचते हैं तो इशू होता है, और इसके अंदर डिटेल होता है कस्टमर का भी और गुड्स का भी। इसके 2 कॉपी बनते हैं, ओरिजिनल और डुप्लीकेट। अब देखो, जबकि देखो कैश मेमो में 2 कॉपी का डिस्कशन नहीं किया गया, आप लिख सकते हो 2 कॉपी उसके होते हैं। देखो इनवॉइस बिल क्या होता है? एन इनवॉइस, कोई भी इनवॉइस और बिल, इसको बिल भी बोलते हैं, सिर्फ बिल। एन इनवॉइस और बिल इज प्रिपेयर्ड, बनाया जाएगा बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन
क्रेडिट। तो मेन पॉइंट हाईलाइटेड ये है कि पहले वाले में भी था इट्स प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड, यहां पे भी है इट्स प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड, लेकिन वहां पे अगेंस्ट कैश था और यहां पे ऑन क्रेडिट है। इट हैज डिटेल, इसके अंदर डिटेल होगा पार्टी का, मतलब कस्टमर का, टू होम गुड्स आर सोल्ड, जिसको गुड्स बेचा गया, गुड्स सोल्ड एंड द टोटल सेल्स अमाउंट, टोटल सेल्स का अमाउंट भी होगा और क्या सामान बेचा गया उसका भी डिटेल होगा। आगे क्या कहता है, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ सेल्स इनवॉइस इज सेंट टू द परचेजर, मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल कॉपी है जो खरीदता है उसको दे दिया जाएगा, समझ में आ रहा है। एंड अ डुप्लीकेट कॉपी इज रिटेन, रिटेन का मतलब होता है रखना, रिटेन का मतलब रखना, रखेगा एज एन एविडेंस ऑफ सेल्स रिकॉर्डिंग, हम डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख लेंगे, क्यों, एविडेंस है क्योंकि हमने सेल्स किया हुआ है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए, एंड फर्दर रेफरेंस, फर्दर रेफरेंस का ऐसा कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर के, सॉरी हाँ, फ्यूचर के रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है कि हम फ्यूचर में क्या रेफरेंस लेंगे। इसके बाद कहता है फ्रॉम द परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो क्रेडिट परचेज आर एविडेंस बाय बिल रिसीव फ्रॉम सप्लायर, उसके लिए जो सामान उधार खरीदा है उसके लिए एक एविडेंस है कि उसने बिल रिसीव कर लिया, सप्लायर से सामान खरीदा है। वंस प्रिपेयर, एक बार प्रिपेयर एन इनवॉइस बट रिसीव अ बिल थ्रू द टू टर्म्स इंटरचेंजेबल, वो इंटरचेंजेबल भी हो सकता है, जैसे कि मान लो उसे बदला भी जा सकता है, मीन सेम थिंग, स्पेसिमेन और स्पेसिमेन। तो आप यहां से देखो, आपके जो न्यू बुक प्रिंट हुआ है ना, मैंने पहले भी बोला था इस बुक में से ये लाइन कट जाना चाहिए, फालतू का लाइन दे रखा है, तो आपके जो इसको लर्न करने का है, आपके बुक में देखो ये लाइन नहीं होगा, तो आपको करना है रिसीव फ्रॉम सप्लायर, बस यहां तक, ये भी लाइन काट दिया उन्होंने, उन्होंने यहां तक लाइन दिया बस, सप्लायर तक दे रखा है और बाकी के लाइन क्या करा उन्होंने, काट दिया। तो हाँ, तो सप्लायर का आप इसको टिक कर लो, वैसे तो पूरा ही हो गया, मेरे वाले में ज्यादा है इंटरचेंजेबल, उस वर्ड का कोई मतलब निकलता नहीं इजीली, ये लिख दिया। तो इनवॉइस मैंने वही समझाया, वही लिखा है कि भाई इनवॉइस होता है, सेलर इशू करता है जब सामान कब बेचा जाए, क्रेडिट पे, इसमें दो कॉपी होते हैं, डुप्लीकेट और ओरिजिनल, डुप्लीकेट हम सेलर को दे देते हैं, आप बायर को, ओरिजिनल हम अपने पास रख लेते हैं, इसमें पार्टी का डिटेल होगा और इसके अंदर गुड्स का डिटेल भी होगा, कोई दिक्कत इसमें। स्पेसिमेन की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिमेन बिल्कुल सेम जैसे कि आपका स्पेसिमेन किसका था, कैश मेमो का, बस यहां पे देखो, यहां पे कस्टमर का क्या आ गया, क्रेडिट वाले में बोला था ना कि कस्टमर का भी डिटेल आएगा, तो यहां देखो कस्टमर, आइडियल कस्टमर, नाम नहीं लिखा, मैं लिख लेता हूं PQR, मैं लिख लेता हूं मोहन, और उसका एड्रेस भी आ गया पार्टी का। अब यहां पे सारा वही रहेगा जो हमने पहले देखा था, क्लियर, इसमें कोई डाउट, आप अपने बुक में पढ़ के देखो फटाफट से। अगला पॉइंट हमारा है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है देखते हैं। व्हेन कैश और चेक, जब कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, जैसे मैं आपसे पैसे रिसीव करता हूं फीस का, तो आप मेरे लिए कस्टमर हो, बदले में मैं आपको क्या देता हूं, रिसिप्ट देता हूं। आ रिसिप्ट फॉर द अमाउंट रिसीव इज इशू, रिसिप्ट हम इशू कर देते हैं क्योंकि उससे अमाउंट रिसीव किया गया है। द रिसिप्ट इज प्रिपेयर इन डुप्लीकेट, फिर से वही बात कर रही है कि रिसिप्ट किस में प्रिपेयर होगा, डुप्लीकेट में। द ओरिजिनल कॉपी इज हैंडेड ओवर टू पार्टी, अब ओरिजिनल कॉपी, आप मेरे लिए कस्टमर हो, पार्टी हो, तो ओरिजिनल कॉपी मैं उसमें से फाड़ के आपको दे देता हूं निकाल के, और आपका टेंडरिंग द पेमेंट, द डुप्लीकेट इज कीप्ड फॉर रिकॉर्ड, और डुप्लीकेट कॉपी क्या करता हूं मैं, अपने पास रख लेता हूं, किस लिए, रिकॉर्ड के लिए। द सोर्स डॉक्यूमेंट कंटेंट डिटेल, और इसके अंदर क्या क्या डिटेल होगा, रिगार्डिंग द डेट, अमाउंट, नेम ऑफ द, एंड द नेचर ऑफ
कि 11th की फीस है, 12th की फीस है, अकाउंट्स की फीस है, इकोनॉमिक्स की फीस है, इस तरीके से मैं उसके अंदर लिखूंगा। तो ये हमारा था किसका, रिसिप्ट का। एक बार पढ़ के देखो फटाफट से। अब ये पेन स्लिप क्या है, अभी बताया था मैंने, पेन स्लिप वो वाउचर है या वो स्लिप होता है जिसमें हम अमाउंट भर के बैंक में पैसा जमा करते हैं। क्या लिखा है, इट इज सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ये वर्ड तो हर सेंटेंस में लगा सकता हूं, इट इज सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। यूज फॉर डिपॉजिट, ये यूज किया जाता है डिपॉजिट ऑफ कैश और चेक। जो ये वाला डॉक्यूमेंट है उसका यूज किया जाएगा कैश जमा करने के लिए या फिर इनटू कहां पे, बैंक। अ पेन स्लिप इज फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक, ये फॉर्म मिलता है हमें, और ये कहां मिलेगा हमें, बैंक के अंदर ही मिलेगा। इट हैज काउंटर फ्यूल विच इज रिटर्न टू द डिपोजिटर, ये काउंटर फ्यूल होता है जो कि रिटर्न कर दिया जाता है किसको, डिपोजिटर। मैंने जमा किया तो मैं डिपोजिटर हूं, मुझे रिटर्न हो जाएगा। कब होगा, कैशियर के सिग्नेचर के बाद। कहता है काउंटर फ्यूल विच इज रिटर्न टू द डिपोजिटर विथ कैशियर सिग्नेचर एज रिसिप्ट, और मैंने उसको जो रिसीव करा है उससे मैं मान लूंगा भाई ये जो मुझे दिया गया ये तो अब रिसिप्ट हो गया। अगर कल के दिन बैंक में पैसे जमा नहीं होंगे तो मैं इसको दिखा के उसे बोल सकता हूं। आगे कहता है नाउ इट इज, लेकिन आजकल बैंक यूजुअली प्लेस अ बॉक्स, बैंक वाले ना एक बॉक्स बना देते हैं किसके लिए, चेक के लिए, ड्रॉप बॉक्स। इन विच चेक अलोंग विद फाइल्ड पे इन स्लिप, जिसके अंदर हम चेक को डाल देते हैं और फाइल्ड का मतलब पे इन स्लिप के साथ, मतलब फॉर्म भरा और चेक के पीछे लगा दिया या स्टेपलर करके बॉक्स में डाल दिया। कैन बी ड्रॉप्ड, उसको ड्रॉप करता है। इन सच केस काउंटर फ्यूल होगा या नहीं होगा, आर नॉट साइंड, इसमें साइंड नहीं होगा। द काउंटर फ्यूल ऑफ पे इन स्लिप गिवन डिटेल, काउंटर फ्यूल पेन स्लिप होगा उसमें डिटेल होता है रिगार्डिंग क्या क्या, डेट, यानी इसके अंदर जो ये स्लिप बना रखा है इसके अंदर क्या होगा, देखो डेट है हमारा, और क्या होगा, अकाउंट, ये देखो यहां पे अकाउंट नंबर होगा, ये रहा सबसे ऊपर अकाउंट नंबर। इसके बाद कैश है, चेक है, अगर कैश होगा ना तो हम तो यहां पे लिखेंगे क्या, जैसे 1000 रुपए का, 1000 का तो अब खैर है नहीं, 2000 का नोट, 500 का नोट, वो डिटेल डालेंगे। अगर चेक है तो मैं पता है यहां बैंक के आगे लिख दूंगा, जैसे बैंक मेरा कौन सा है, एसबीआई का है तो एसबीआई, और यहां पे चेक, और यहां पे चेक नंबर लिख दूंगा और इसको मैं डाल दूंगा, ठीक है। चेक डिपॉजिट स्पेसिमेन क्या होता है, ये मैंने जो ये नीचे गिवन है ये आपको एक